Good morning, everyone. This is Ashutosh Chaturvedi. I am BTech from IIT BHU, and this is your YouTube channel Physics by Ashutosh Sir, the easiest and finest way to learn the concepts of physics for IIT JEE, NEET, and for 11th and 12th as well. So, कैसे हो सब लोग? All well. Although this lecture is for JEE Advanced, but the students who are preparing for JEE Mains and NEET, they too can attend this class. Because knowledge never goes waste, and at the end of the day knowledge survives. So this is electrostatics lecture number 5. पेन और पेपर निकाल लीजिए, नोट्स बनाना शुरू करिए. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट फॉर जेई एडवांस्ड. तो अपना ऐप ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 63 में पहुंचें. क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 7 आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. एंड आई होप ऑल ऑफ यू हैव प्रॉपरली अटेम्प्टेड द वर्कशीट. शुरू करते हैं. एक्चुअली जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को थोड़ा सा मैकेनिक्स से रिलेट किया गया है. एक्चुअली एडवांस के जो प्रॉब्लम्स हैं, आईआईटी के जो सवाल हैं, ये अच्छे सवाल तभी बनते हैं जब उसमें मैकेनिक्स का कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट हो. तो सवाल नंबर 1 में ये बोलता है कि दो आइडेंटिकल बॉल्स हैं कनेक्टेड बाय टू डिफरेंट स्ट्रिंग्स एंड दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम पॉइंट. इफ डिस्टेंस बिटवीन द बॉल्स इज वेरी स्मॉल, फाइंड आउट द डिस्टेंस. सवाल समझ में आ गया? बहुत आसान सा सवाल है. एक्चुअली मैं इनिशियली कुछ ऐसी सिचुएशन रही होगी कि उसने क्या कर रखा है, ये दो आइडेंटिकल स्ट्रिंग्स हैं, दोनों के लेंथ बराबर है, दोनों के एंड से दो बॉल्स सस्पेंडेड हैं. आइडेंटिकल बॉल्स हैं, दोनों के मासेस बराबर है, दोनों के चार्जेस बराबर हैं, और इनको सस्पेंड कर रखा है फ्रॉम द सेम पॉइंट. पॉइंट ऑफ सस्पेंशन दोनों कॉमन है. तो होगा क्या? दिस कैन नॉट बी द इक्विलिब्रियम सिचुएशन. अरे लाइक चार्जेस है ना, रिपल कर जाएंगे. तो बिकॉज ऑफ रिपल्शन इक्विलिब्रियम में सिस्टम की जो पिक्चर है वो कुछ आपको ऐसी दिखेगी. कैसी दिखेगी? दिस इज द इक्विलिब्रियम सिचुएशन ऑफ द अरेंजमेंट. अपने को अरेंजमेंट में कुछ ऐसा दिखने वाला है. राइट. मान लिया जाए स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो L है. राइट. हर एक बॉल का जो मास है, हर एक बॉल का जो चार्ज है. राइट. दोनों आइडेंटिकल बॉल्स हैं, ठीक है ना. दोनों के मासेस बराबर है, दोनों के चार्जेस बराबर हैं, और इक्विलिब्रियम में दोनों के बीच का सेपरेशन सपोज x है, और अपने को दिया हुआ है x इज क्वाइट स्मॉल. x क्या गिवन है? इट इज वेरी स्मॉल. और यही जो x है, इट हैज टू बी कैलकुलेटेड. यही x अपने को निकालना है. पिक्चर समझ में आ गई? इनिशियली सिस्टम ऐसा था, इनिशियली सिस्टम इस तरह से था, लेकिन लाइक चार्जेस रिपल कर गए, तो सिस्टम फाइनली इस तरह से अपने को देखेगा. चार्जेस रिपल कर जाएंगे ना. तो इक्विलिब्रियम में दोनों की दोनों जो स्ट्रिंग्स हैं, ये वर्टिकल से सेम एंगल बनाएंगे. सेम एंगल क्यों बनाएंगे? क्योंकि डिफरेंट नहीं बनाएंगे. अरे यहां पे सारी की सारी वैल्यू सेम है ना. एक्चुअली दोनों के मासेस सेम है, दोनों के चार्जेस सेम है, एंड मोरओवर लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग आल्सो सेम, एंड देयरफॉर एंगल मेड बाय ईच स्ट्रिंग विद द वर्टिकल इज आल्सो सेम इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन. यहां तक बात समझ में आ गई? अपने को बस क्या करना है, यू हैव टू जस्ट डील द इक्विलिब्रियम ऑफ ईच बॉल. किसी भी एक बॉल की इक्विलिब्रियम को आप पकड़ लें. कैसे? सुना ध्यान से. सपोज ये बॉल इक्विलिब्रियम में है. जल्दी से बोल, बॉल पे लगने वाले कौन कौन से फोर्स होंगे? एफबीडी बना रहा हूं, यही बना रहा हूं, यही समझें. तो इस बॉल का वेट होगा, दैट इज mg. दूसरा फोर्स, ये चार्ज इस चार्ज को रिपल करेगा, लाइक चार्ज है ना, रिपल्सिव फोर्स लगेगा. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इन द सेक्शन. एनीदर फोर्स, यस, स्ट्रिंग का टेंशन. देख क्या होता है, जब भी हम किसी बॉडी को स्ट्रिंग से कनेक्ट कराते हैं ना, तो स्ट्रिंग उस बॉडी पे एक फोर्स लगाता है, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड एज टेंशन इन द स्ट्रिंग. रिमेंबर, ट्राई टू रिकॉल इट. 11th में हम लोग चर्चा कर चुके हैं. स्ट्रिंग का जो टेंशन होता है, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर. स्ट्रिंग विल ट्राई टू पुल द बॉडी एक्चुअली. तो स्ट्रिंग इस बॉडी पे एक फोर्स लगाएगा इन द फॉर्म ऑफ टेंशन, और टेंशन का नेचर कैसा होता है? पुलिंग फोर्स. तो ये स्ट्रिंग इस बॉल को पुल कर रहा होगा इन द फॉर्म ऑफ टेंशन. क्लियर बात?
तो दीज आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस बॉल. बॉल इक्विलिब्रियम में है. इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स 0, सारे के सारे फोर्सेस बैलेंस. राइट, लॉजिक इतना ही था, रेस्ट कैलकुलेशन. तो मान लेता हूं ये एंगल सपोज थीटा है, ये भी एंगल क्या मैं बोल सकता हूँ थीटा हो जाएगा. ये लाइन वैसे कॉमन है, ये भी वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, ऑर्डिनेट एंगल्स होगा ना, एंड देयरफॉर दिस एंगल इट शुड बी इक्वल टू दिस एंगल. रिजॉल्व कर रहा हूँ, टेंशन को दिमाग लगाना है. टी का थीटा के डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट कितना, टी कॉस थीटा. परपेंडिकुलर में कॉम्पोनेंट कितना, अरे नहीं चमका, वंस मोर. टी का थीटा के डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट टी कॉस थीटा, इसके परपेंडिकुलर में टी साइन थीटा. एक्चुअली यहाँ पे हमने सारे के सारे फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में रिजॉल्व कर रखा है. क्लियर है बात. सो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ बॉल, इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0, सारे के सारे फोर्सेस बैलेंस्ड. तो हॉरिजॉन्टल में इफ यू बैलेंस द फोर्सेस दिस इज व्हाट यू गेट. क्लियर है बात. वर्टिकल में इफ यू बैलेंस द फोर्सेस दिस इज द इक्वेशन. बोल यहाँ तक क्लियर है. हॉरिजॉन्टल में जितना है 10 है उतना ही 10 है, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा, तभी तो सिस्टम इक्विलिब्रियम होगा. टी साइन थीटा इज बैलेंस बाय एफ. वर्टिकल में जितना ऊपर से उतना ही नीचे से, तभी तो वर्टिकल में नेट फोर्स 0 होगा, तभी तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा. हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम, वर्टिकल इक्विलिब्रियम, एब्सोल्यूट इक्विलिब्रियम. क्लियर बात. दोनों को डिवाइड करें. डू इक्वेशन नंबर 1 अपॉन इक्वेशन नंबर 2. यस, एलसीएस उड़ाएंगे, बोल क्या मिलेगा. इट इज टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा. आरसीएस उड़ाएंगे, क्या मिलेगा, बोल यहाँ तक क्लियर. टी टी उड़ जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 10. सो दिस बिकम्स tan थीटा इज इक्वल टू, बोल यहाँ तक क्लियर है. लेट्स से इक्वेशन नंबर 3 है. क्लियर बात. अच्छा, अब एफ हम लोग यहाँ पे क्या पकड़ के चले थे, व्हाट इज एफ, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन बिटवीन दीज टू चार्जेस. तो इन दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा. तो फोर्स के लिए फॉर्मूला घुमाएं 1/4 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. कूलम्स लॉ. 1/4 Q1 Q2 एंड डिवाइड बाय डिस्टेंस सपोज x है. क्लियर बात. सो एफ हो जाएगा 1/4 Q स्क्वायर एंड डिवाइड बाय x स्क्वायर. एफ की वैल्यू यहाँ पे उड़ा रहा हूँ. क्लियर. सो tan थीटा बिकम्स 1/4 ये तो एफ की वैल्यू हो गई 1/4 Q स्क्वायर बाय x स्क्वायर एंड डिवाइड बाय mg. तो ये लो डिवाइड बाय mg. यहाँ तक क्लियर है. अब यहाँ पे एक छोटा सा अप्रोक्सीमेशन है, सवाल को ध्यान से पढ़ें. क्वेश्चन में प्रॉपरली अपने को दे रखा है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉल्स इज वेरी शॉर्ट, वेरी स्मॉल. दिमाग लगाना. अगर बोलता है कि दोनों बॉल्स के बीच का सेपरेशन काफी स्मॉल है, तो क्या मैं बोल सकता हूं ये जो एंगल थीटा दिख रहा है इट विल ऑल्सो बी वेरी स्मॉल, इजंट इट. थोड़ा सा दिमाग लगाएं. दोनों के बीच का सेपरेशन अगर x स्मॉल है, अरे तो थीटा भी तो छोटा होगा. x जितना छोटा होगा, अरे थीटा भी तो उतना छोटा होगा. x जितना बढ़ाएंगे थीटा भी तो उतना बढ़ेगा. फील आई थोड़ी सी और आएगी. तो लॉजिक ये है कि अगर x की वैल्यू काफी छोटी है तो एंगल मेड बाय स्ट्रिंग विद द वर्टिकल भी इक्वली छोटा होगा. तो थीटा की वैल्यू भी काफी स्मॉल होगी. And for small theta, sin theta is theta, cos theta is 1, tan theta is theta, which is same as sin theta, which is same as tan theta. नहीं चमका. लास्ट ईयर 11th में आपको बताया हुआ है SHM में कि जब थीटा काफ़ी छोटा होता है फॉर स्मॉल थीटा, क्या sin थीटा, थीटा, cos थीटा 1, इन दोनों को डिवाइड करें. एलजीएस डिवाइड करेंगे, साइन अपॉन कॉस साइन आ जाएगा. थीटा बाय 1 कितना हो जाएगा, ऐसा है. तो सिंस यहाँ पे थीटा स्मॉल आ गया है इसलिए tan थीटा को आप रिप्लेस करा सकते हैं बाय sin थीटा, क्योंकि sin थीटा भी थीटा है, tan थीटा भी थीटा है. इसका मतलब tan थीटा sin थीटा बेसिकली बराबर है. क्लियर बात. तो जहां पे tan थीटा दिख रहा है उसकी जगह मैं sin थीटा उड़ा रहा हूं. तो tan थीटा की जगह बस sin थीटा रख रहा हूं. तो sin थीटा इज 1/4 Q स्क्वायर बाय x स्क्वायर इनटू, मान ले इक्वेशन नंबर 4 है. बोले यहां तक क्लियर. अरे हाँ ना तो बोल. वेरी गुड. अब थोड़ा सा आप लोग इस राइट एंगल ट्राइंगल में कॉन्सेंट्रेट करें. ऑल ऑफ यू कॉन्सेंट्रेट इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल. इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल आप चाहें तो अलग से बना लेते हैं,
क्लियर डायग्राम? ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एक्चुअली में एक वर्टिकल लाइन है, तो ऑब्वियस ही बात है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर होंगे एंड देयरफॉर दिस एंगल 90, ये एंगल वैसे थीटा है। ये पूरा क्या है x, तो ये साइड और ये साइड कितनी होंगी x/2 ईच, वही तो लिखा है, दिस साइड इज x/2 एंड दिस इज व्हाट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विच इज l। ये एंगल तो हम लोग थीटा ही अज्यूम करके चल रहे हैं, क्लियर बात? तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपसे पूछता हूँ साइन थीटा कितना होगा, याद है क्लियर सबको? साइन थीटा इज व्हाट परपेंडिकुलर एंड डिवाइड बाय दिस हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा हमने निकाल लिया कितना, x/2l। इक्वेशन नंबर 4 तक हो गया था, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 5। क्लियर बात? साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से, इक्वल डन। x कितना निकल आएगा? अपना वही तो टारगेट था, हमें क्या निकालना था, x की वैल्यू निकालनी थी, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू बॉल्स। तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पढ़ा रहा हूँ, सो x/2l इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर x स्क्वायर। बोल यहाँ तक क्लियर? कुछ नहीं किया, साइन थीटा की बस वैल्यू यहाँ बढ़ाई है, साइन थीटा की जगह x/2l उड़ा दिया, रेसिस्टेंस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इनटू mg। x के सारे टर्म्स एक साइड ले लें, बाकी टर्म्स दूसरे साइड, ठीक है बात? सो x स्क्वायर इंटू x क्यूब हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड ट्वाइस l q स्क्वायर। बोले यहाँ तक क्लियर? कुछ नहीं किया है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स को एक्स क्यूब रख दिया है, राइट? 2l को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो दिस बिकम्स 2l इंटू क्यू स्क्वायर और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज है और mg तो एज इट इज है, राइट? क्लियर बात? तो फाइनली x निकालने के लिए क्यूब रूट ले लें, x निकालने के लिए टेक आउट द क्यूब रूट, तो x हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस l क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय mg और इसका बस क्यूब रूट लगा दें, दिस इज आवर आंसर। वैसे वर्कशीट में आप लोग देख पा रहे हो, तो वर्कशीट में एक्चुअली उसने के यूज किया है, व्हाट इज के? इट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह आप चाहें तो के रख सकते हैं, तो इसकी एक के रखेंगे तो ट्वाइस के l क्यू स्क्वायर अपॉन mg एंड दस होल पावर 1/3। व्हाट इज के हियर? तो के इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर बात? तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 किस से बना था? हाथ उठाना है, बैठना नहीं है, वेरी गुड। यस, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, सवाल नंबर 2। हाँ जी, तो सवाल नंबर 2 किससे से बना है? भाई साहब हाथ उठाना है, वेरी गुड। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 2 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को एसएचएम से रिलेट किया है। आप लोगों को अगर याद हो, लास्ट ईयर 11th में आप लोगों को पढ़ाया गया है कि एसएचएम एक ऐसा यूनिट है, ऐसा चैप्टर है जिसका फिजिक्स के हर एक चैप्टर में बहुत वाइड यूज है, बहुत वाइड एप्लीकेशन है। मतलब एसएचएम के कंसेप्ट्स का लॉस ऑफ मोशन फ्रिक्शन में यूज है, एसएचएम के कंसेप्ट्स का वर्क पावर एनर्जी में यूज है, एसएचएम का सेंटर ऑफ मास कोलिजन्स में यूज है, रोटेशन में यूज है, ग्रेविटेशन में यूज है, हीट एंड थर्मो में यूज है, वेव्स में यूज है, इवन फ्लूइड्स में भी यूज है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी यूज है। काफ़ी अच्छे सवाल बनते हैं, तोड़ू सवाल बनते हैं बेस्ड ऑन एसएचएम। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड एसएचएम का। शुरू करते हैं। अच्छा सवाल है, मज़ा आएगा। तो सवाल ये बोलता है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, आइडेंटिकल चार्जेस हैं, क्यू इच एट ए सेपरेशन डी, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है वो डी दे रखा है। क्लियर बात? एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, दिस इज व्हाट? तो दिस इज मिड पॉइंट। मिड पॉइंट पे एक तीसरा चार्ज इंट्रोड्यूस कर रहा है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? -q। मास अपने को दे रखा है, राइट? दैट इज हम। अब सवाल सुने, अब सवाल थोड़ा ध्यान से सुने। If this charge is slightly displaced along perpendicular bisector and released, prove that its motion will be SM and also find out its TP. TP बोले तो टाइम पीरियड। सुना ध्यान से, इस चार्ज को हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करा देते हैं along its perpendicular bisector, along its perpendicular direction, and here this charge is released from rest.
तो हमें प्रूव करना है चार्ज का मोशन SHM होगा और निकालना है इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि हाउ टू प्रूव द बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग SHM। प्रोसेस क्वाइट सिंपल, ट्राई टू रिकॉल द कॉन्सेप्ट्स, हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं। In order to prove the motion of the body to be SHM, first of all, we consider the body at its equilibrium position. Next, we displace the body from its equilibrium and we consider the body at a general position. And here we find out net external force acting on the body. If this net external force is directly proportional to displacement of the body, which is measured from its equilibrium position. And if this force is restoring, then motion of the body is said to be SHM. क्लियर बात? दिस इज द कंसेप्ट, दिस इज द अप्रोच। अप्लाई कैसे करते हैं सुना ध्यान से। तो सबसे पहले क्या मैं बोल सकता हूं कि दिस मस्ट बी द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ दिस चार्ज, इजंट इट? यही पोजीशन इस चार्ज की इक्विलिब्रियम क्यों होगी? बोल। इस पोजीशन में ये चार्ज इस चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा होगा, अनलाइक चार्जेस है ना। ये चार्ज भी इस चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा होगा, अनलाइक चार्जेस है। फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, विल गेट कैंसल्ड। तो यही वो पोजीशन है जहां पे सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स 0 है, तभी तो चार्ज वहां पे इक्विलिब्रियम में होगा। दिस इज द पोजीशन वेयर नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज इज 0। दैट इज दिस पोजीशन विल बिहेव एज इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब हम क्या करेंगे? तो अब हम इस चार्ज को एक जनरल पोजीशन में डिस्कस करेंगे, यहां कहीं जहां पे चार्ज का इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेसमेंट कितना है, लेट्स से x है, और यहां पे हम देखेंगे इस चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स कितना है। देखते हैं। तो इस पोजीशन में कुछ फोर्स ये चार्ज इस चार्ज पे लगाएगा और कुछ फोर्स ये चार्ज इस चार्ज पे लगाएगा। ये इसको अट्रैक्ट करेगा, फोर्स लगेगा। ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, फोर्स लगेगा। क्या मैं बोल सकता हूं जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन बिटवीन दिस चार्जेस होगा, वही मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स तो इन बिटवीन दिस चार्जेस भी होगा। क्यों? क्योंकि जो चार्जेस इनके हैं वही तो चार्जेस ये हैं, जो सेपरेशन इनके बीच का वही सेपरेशन तो इनके बीच का भी है। अरे सिमिलर ट्रायंगल्स है ना, मिड पॉइंट है तो पट्टी d/2 हो गई ना भाई, पूरा d था, d/2 हो गया। सोच, ये ट्रायंगल एंड ये ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल नहीं है। ये साइड बराबर है, ये साइड तो वैसे ही कॉमन है। अरे तो ये साइड और ये साइड भी तो बराबर हो गया। तो जो चार्जेस इनके वही चार्जेस इनके, जो सेपरेशन ये वही सेपरेशन ये। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनके बीच में होगा वही मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनके बीच में भी होगा। हाँ, डायरेक्शन डिफरेंट होगा। ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो लगाएगा फोर्स, ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो लगाएगा फोर्स। क्लियर बात? कॉम्पाउंड्स लेते हैं। लेट्स से दिस एंगल थीटा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये भी थीटा होगा? आइडेंटिकल ट्रायंगल हो गया ना, ये साइड कॉमन, ये साइड बराबर, ये साइड बराबर, एंड देयरफॉर सब तो बराबर हो गया। ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल बराबर होगा, और ऐसे ही ये एंगल भी बराबर होगा। सब कुछ तो बराबर है। रिजॉल्व कर रहा हूँ। एफ का थीटा के डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट बोल, एफ कॉस थीटा इसकी परपेंडिकुलर में, सिमिलरली फॉर दिस एफ। इस एफ का थीटा के डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट कितना, एफ कॉस थीटा। इसकी परपेंडिकुलर में कॉम्पोनेंट कितना, एफ का थीटा के डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा इन परपेंडिकुलर एफ साइन थीटा, एंड सिमिलरली फॉर दिस एफ का थीटा के डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा परपेंडिकुलर में एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा विल गेट कैंसल्ड। तो क्या मैं लिख सकता हूं जनरल पोजीशन में चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स एट जनरल पोजीशन the net external force acting on this point charge can be written as f cos theta plus f cos theta। साइन वाले तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गए। क्लियर बात? सो दिस बिकम्स ट्वाइस f cos theta। अब दो चीजें हैं इसमें, f कितना रखेंगे, cos theta कितना रखेंगे। डायरेक्टली उड़ाता हूं, डायरेक्टली समझें। क्लियर? तो जल्दी बोल, f हम लोग क्या पकड़े थे, f फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन बिटवीन दिस चार्जेस और इन बिटवीन दिस चार्जेस। जल्दी बोल, इन दोनों के बीच में कितना मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है? तो फोर्स होगा, कूलम्ब्स लॉ घुमा रहा हूँ, 1/4πε0। हाँ, ये थोड़ा ध्यान रखना है। जब भी हम लोग कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला घुमाएंगे तो उसमें कभी भी चार्जेस को साइन के साथ नहीं रखेंगे। वी ओनली सब्स्टिट्यूट देयर मैग्नीट्यूड्स। चर्चा हो चुकी है, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में। सो 1/4πε0 Q1 Q2 बोले तो Q माइनस नहीं रखेंगे,
एंड डिवाइड बाय, जल्दी बोल डिस्टेंस, कोई बताया डिस्टेंस कितना होगा, कोई बताया, कोई बताया, वेरी गुड। ध्यान सुना, आप थोड़ा सा इस ट्राइंगल पे कॉन्सेंट्रेट करें। दिस इज d/2, दिस इज x, दिस इज थीटा। अरे नहीं चमका, इस ट्राइंगल को मैंने अलग से बना लिया है, काफ़ी मैशअप हो गया मामला, ठीक है। ये साइड कितना d/2, ये साइड कितना x, राइट, और ये एंगल कितना है थीटा। तो इसी रेक्टेंगल ट्राइंगल को सेपरेटली बना लिया। तो ये d/2 है, ये x है, ये थीटा है। जल्दी बोल, ये साइड क्या मैं लिख सकता हूँ, यूजिंग पाइथागोरस, द साइड इज रूट ऑफ द स्क्वायर एंड द स्क्वायर, d²/4 एंड x²। क्लियर बात है। तो चार्जेस के बीच का सेपरेशन ये है, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बोल, d²/4 एंड x², 1/4 पर ऑप्शन नॉट q1 q2 डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। उसका स्क्वायर करेंगे रूट टूट जाएगा, बचा क्या cos थीटा। अब जल्दी बोल, इन दिस रेक्टेंगल ट्राइंगल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना x, हाइपोटेनस कितना, सब दिख रहा है, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, डायरेक्टली समझें, बोले यहाँ तक क्लियर। cos थीटा इज बेस दैट इज x एंड डिवाइड बाय हाइपोटेनस व्हिच इज, थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, q इंटू x अपॉन d²/4 प्लस x², इसकी पावर क्या मैं ले सकता हूँ 3/2। अरे नहीं चमका, 3/2 कैसे उड़ा दिया, ऐसे समझें, यहाँ पे इसकी पावर कितनी है 1, और यहाँ पे रूट है ना, रूट मतलब पावर कितना हो गया 1/2, मल्टीप्लीकेशन पावर पार क्या हो जाएंगे ऐड, तो 1 + 1/2 विल गिव यू 3/2। तो डायरेक्टली 3/2 उड़ा दिया, पावर 1 है, पावर 1/2 है, मल्टीप्लीकेशन पावर पार ऐड करा देंगे, 1 + 1/2 विल गिव यू 3/2, तो पावर हो गया 3/2। अब यहाँ पे एक छोटा सा अप्रोक्सीमेशन है, क्या अप्रोक्सीमेशन है, अपने को दिया हुआ है, इफ द चार्ज इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज्ड, चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस करा के छोड़ रहा है, मतलब x की वैल्यू काफी छोटी है, ध्यान देना, अप्रोक्सीमेशन घुमा रहा हूं। हियर इफ x इज वेरी मच लेस देन d, अब यहाँ पे एक छोटा सा अप्रोक्सीमेशन आया, हमें दिया हुआ है कि चार्ज इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, मतलब जो x है, x की वैल्यू d से काफी छोटी है, दिमाग लगाना। अगर बोलता है x की वैल्यू d से काफी छोटी है, क्या मैं बोल सकता हूं x की वैल्यू d/2 से भी इक्वली छोटी होगी। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, फील आएगी थोड़ी सी। मान लो d की वैल्यू 10 मीटर है, x की वैल्यू लेट्स से 1 मिलीमीटर है, तो ऑब्वियस ही बात है x की वैल्यू d से काफी छोटी है, और x की वैल्यू d/2 से भी इक्वली छोटी है। अरे 1 मिलीमीटर 10 मीटर से काफी छोटा है, तो 1 मिलीमीटर 5 मीटर से बड़ा हो जाएगा क्या, ऑब्वियस ही बात है। तो x d से भी काफी छोटा है और d/2 से भी इक्वली छोटा है। इस इनइक्वालिटी का स्क्वायर करा रहा हूं, x² इज वेरी मच लेस देन d²/4। दिस इज द अप्रोक्सीमेशन वी आर गोइंग टू यूज हियर, कि सिंस x² की वैल्यू d²/4 के कंपैरिजन में काफी स्मॉल है, इसलिए आप d²/4 के कंपैरिजन में x² को नेगलेक्ट करा सकते हैं। तो इक्वेशन is reduced in this form, 1/4 qx, और डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ ध्यान दें 1/4 2 भी है, 2 भी है, 1/4 इंटू 2 qx ऊपर एज इट इज है, इस x² को d²/4 के कंपेरिजन में उड़ा दिया है, एज इट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू d²/4। तो जब आप उड़ाएंगे तो एक्सप्रेशन इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। कैन यू सॉल्व दिस, इसको सॉल्व कर सकते हैं, अलग से बता देता हूँ। d²/4 इसकी पावर आपको उड़ानी है 3/2, क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ d²/4 पावर 1/2, क्योंकि पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 1/2 इंटू 3 विल गिव यू 3/2। अब ये d²/4 पावर 1/2 मतलब दिस इज रूट ऑफ d²/4, d²/4 का रूट कितना हो गया, इट इज d/2, d²/4 का रूट हो गया d/2, तो दिस इज रिड्यूस इन दिस फॉर्म, पावर हाफ मतलब रूट हो गया। अब d/2 का आसानी से आप क्यूब कर सकते हो, सो दिस बिकम्स d³ एंड डिवाइड बाय 8, तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली मैं उड़ा रहा हूँ, राइट। सो नेट एक्सटर्नल फोर्स का जो एक्सप्रेशन है इट इज फाइनली रिड्यूस इन दिस फॉर्म टू q, न्यूमरेटर पूरा एज इट इज है, बस डिनोमिनेटर में थोड़ा सा चेंजेस आएंगे, और ये जो एक्सप्रेशन इसकी वैल्यू हम लोग अलग से निकाल चुके हैं, इट बिकम्स d³ बाय 8। बोल यहाँ तक क्लियर है,
इस 8 को आप ऊपर ले जाएं, सो दिस बिकम्स 1/4 2 क्यू क्यू एक्स एंड, क्लियर बात, राइट। तो ये 4 से आप 2 उड़ा सकते हैं, तो फाइनली फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा कितना 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 4 क्यू क्यू एक्स अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट। देख लें, ये 4 निपटा दिया, 2 बचेगा, 2 × 2 विल गिव यू 4 क्यू क्यू एक्स एज इट इज है, और नीचे पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी क्यू। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ से एक्चुअली पहली कंडीशन आती है। एक्चुअली ये सारे के सारे जो पैरामीटर्स हैं ये तो वैसे ही यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, कैपिटल की कांस्टेंट है, स्मॉल की कांस्टेंट, डी भी कांस्टेंट है। तो जनरल पोजीशन में चार्ज पे लगने वाला फोर्स किसके प्रोपोर्शनल? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस चार्ज, एंड दिस डिस्प्लेसमेंट एक्स इट इज मेजर्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये पहली कंडीशन है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट, एंड दिस डिस्प्लेसमेंट मेजर्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। नंबर 1। नंबर 2, दूसरी कंडीशन एसएम की होती है कि the force must be restoring. That is, the force must be directed towards equilibrium position. So, is this force restoring? Is this force directed towards equilibrium? Let's check it out. Actually, जो net external force है आया कहाँ से है? Net external force आया है F cos theta plus F cos theta. तो जिस डायरेक्शन में F cos theta होगा, अरे उसी डायरेक्शन तो net external force होगा। F cos theta किधर है? किधर है? टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये है इक्विलिब्रियम पोजीशन, दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये तो जनरल पोजीशन, ये है जनरल पोजीशन, और ये थी इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो नेट फोर्स किधर है? टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। दैट इज दिस फोर्स इज डेफिनेटली रिस्टोरिंग, नेट फोर्स इज डेफिनेटली रिस्टोरिंग। यहां से हम लोग कंक्लूड करेंगे, हेंस मोशन ऑफ द चार्ज इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। रहा सवाल टीपी का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो हम लोग लास्ट ईयर चर्चा कर चुके हैं कि कैसा भी एसएचएम हो, बॉडी का जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होता है इट इज 2/√m/k। m उस बॉडी का मास होता है जो कि एसएचएम एग्जीक्यूट करता है, k होता है फोर्स कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स। सो टाइम पीरियड निकालने के लिए हम लोग यहां से देखेंगे, इट्स 2/√m/k। व्हाट इज m? उस बॉडी का मास जो कि एसएचएम एग्जीक्यूट कर रही है। तो m आप किसका मास पकड़ोगे? इस चार्ज का मास या फिर इसका मास? ऑब्वियस ही बात है, जो एसएम कर रहा है उसका मास पकड़ना है, और इसी का मास अपने को दिया हुआ है, इसी का मास अपने को m दिया हुआ है, इसी का मास m दिया हुआ है। तो मास तो ठीक है, व्हाट अबाउट k? k क्या होता है? k इज कोफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स। इफ यू रिमेंबर, एसएचएम का सबसे पहला फॉर्मूला होता है F kx। एक्चुअली में दिस इज योर k, जिसको हम बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट। फोर्स की एक्सप्रेशन में x का जो कोफिशिएंट होता है एक्चुअली में दैट इज k। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स। इस फोर्स की एक्सप्रेशन में x का ये रहा कोफिशिएंट, एक्चुअली में ये है फोर्स कांस्टेंट यहाँ पे। तो k की वैल्यू हम लोग ये रखने वाले हैं। तो k की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे? इट्स 4q पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड k की वैल्यू उड़ा दो, टाइम पीरियड निकल आएगा। क्लियर बात? तो दिस इज 4q एंड डिवाइड बाय पाई एप्सिलॉन नॉट एंड m/k की वैल्यू उड़ा दी, 4q डिवाइड बाय u पर चला जाएगा, पाई एप्सिलॉन नॉट एंड dq। तो ये छोटा सा सवाल था, मिक्स प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड एसएचएम। अब इस प्रॉब्लम में बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं। एक छोटा सा मैं आपको सवाल पूछ सकता हूँ। जैसे मान लीजिए इसी प्रॉब्लम में, छोटा सा मैं चेंज करता हूँ, सपोज इसी सवाल में जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता ये स्मॉल नहीं होता, ये लार्ज होता, क्या तब भी पार्टिकल एसएम करता? ये सिर्फ ऑसिलेटरी मोशन होगा, इट विल नॉट बी एसएम। थोड़ा सा वीडियो पॉज करें और सोचें, फिर मैं बताता हूँ। हाँ जी, सोचा? एक्चुअली अगर x की वैल्यू काफ़ी लार्ज होगी तो मोशन सिर्फ ऑसिलेटरी होगा, इट विल नॉट बी एसएम। रीजन, इन दैट केस नेट फोर्स विल नॉट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्ज। क्यों? समझें ध्यान से। इन द प्रीवियस केस क्या हुआ था, x की वैल्यू d से काफ़ी छोटी थी, x की वैल्यू d/2 से भी बहुत छोटी थी, x² की वैल्यू d²/4 से काफ़ी स्मॉल थी, इसलिए हमने d²/4 के कंपेरिजन में x² को उड़ा दिया था। तो जैसे ये टर्म निपट गया था,
वैसे ही फोर्स की वैल्यू x के प्रोपोर्शन आ गई थी एंड मोशन वाज एज सच। यहां पे क्या होगा, अगर x लार्ज है, ध्यान दें, अगर x लार्ज है तो आप इस x स्क्वायर को डी स्क्वायर बाय 4 के कंपैरिजन में नहीं उड़ा सकते हैं। जब नहीं उड़ा सकते हैं तो रिजल्ट इसी फॉर्म में आएगा। इस सिचुएशन में रिजल्ट तुम्हारा वही आएगा, 1/4/ε0, न्यूमरेटर में जो भी लिखा है वो एज आएगा, डिनोमिनेटर में डी स्क्वायर बाय 4 एंड x स्क्वायर एंड द होल पावर इज 3/2। 1/4/ε0 ट्वाइस QX डी स्क्वायर बाय 4 x स्क्वायर पावर 3/2। क्लियर बात। अब यहाँ पे एज यू कैन सी, अब यहाँ पे हम नहीं बोल सकते हैं कि नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, क्योंकि एक x तो आपको ऊपर दिख रहा है, नीचे वाली भी पार्टी देखो, ये सिर्फ ऊपर ही देखते हो। अरे बात समझ में आ रही ना। तो यहाँ पे हम नहीं बोल सकते हैं कि दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, एंड देयरफॉर इन दिस केस मोशन ऑफ चार्ज विल नॉट बी एस, इट विल ओनली बी ऑसिलेटरी मोशन। Motion is only oscillatory and not SHM। किस तरह से मोशन होगा थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूं, ध्यान देना। ये रहे आपके चार्जेस प्लस क्यू, और मान लो आपने माइनस क्यू को यहां से छोड़ा है। क्लियर बात। हो क्या रहा था, ये चार्ज अट्रैक्ट कर रहा था, ये चार्ज अट्रैक्ट कर रहा था। इसके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस हैं, इनके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस हैं ये तो उड़ गए थे। इसका ये हॉरिजॉन्टल फोर्स, इसका ये हॉरिजॉन्टल फोर्स, नेट फोर्स इधर लगा था। तो जैसे ही आप इसको रेस्ट रिलीज करेंगे, फोर्स की वजह से क्या होगा, चार्ज एक्सर्ट करेगा। समय के बढ़ने से इसकी वेलोसिटी बढ़ते जाएगी, और जब ये इक्विलिब्रियम को क्रॉस कर रहा होगा वहां पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अब फिर से इसका मोशन रिटार्डेड होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी तो इधर है, लेकिन भाई साहब नेगेटिव चार्ज है ना, अभी भी ये इसको खींचेगा, ये भी इसको खींचेगा, फिर से इसका हॉरिजॉन्टल उड़ गया। नेट फोर्स अभी भी किधर है, टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो अब मोशन क्या होगा, रिटार्डेड, क्योंकि नेट फोर्स इधर है लेकिन वेलोसिटी तो इधर है। फिर से रिटार्डेड मोशन होगा, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, और यहां कहीं आपको दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन मिलेगी। पहली एक्सट्रीम यहां कहीं थी, यहां से छोड़ा, एक्सेट हुआ, वेलोसिटी बढ़ी, यहां पे मैक्सिमम। जैसे ही ऊपर गया वैसे ही फिर से खींचना शुरू, वेलोसिटी इधर, फोर्स इधर, वेलोसिटी डिक्रीज हुई, अल्टीमेटली दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे फिर से वेलोसिटी 0। अब ऐसा नहीं है कि बॉडी यहीं पे परमानेंटली रेस्ट आ जाएगी, नो, अभी भी तो भाई साहब फोर्स इधर ही लग रहा है ना, खींच रहे हैं ना दोनों, इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, इनका हॉरिजॉन्टल उड़ गया, नेट फोर्स इधर ही है। फिर से अब एक्सर्ट करेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, और जैसे ही इधर आएगा फिर से ये रिटार्ड होगा, फिर से वेलोसिटी डिक्रीज होगी, 0, वेलोसिटी बढ़ी मैक्सिमम, फिर से 0, बढ़ी मैक्सिमम, फिर से 0, और पार्टिकल इन बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम पोजीशन एंड अबाउट दिस इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑसिलेट करता रहेगा। तो यहां पे मोशन इज ओनली ऑसिलेटरी एंड नॉट एसेशन। क्लियर बात? यस। तो अब आता है आज का क्विज। क्विज नंबर 1 ये है, अभी भी हम लोग जो पिछला सवाल डिस्कस किए उसी में मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूं। क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, ध्यान देना। तो क्विज ये है कि मान लीजिए इन द सेम प्रॉब्लम जो हमारा थर्ड चार्ज है, अगर ये नेगेटिव की जगह पॉजिटिव होता, ये जो थर्ड चार्ज है इंस्टेड ऑफ नेगेटिव सपोज पॉजिटिव होता, तब भी क्या मोशन अस्टम होता? वीडियो को थोड़ा सा पॉज मारें और थोड़ा सा सोचें, फिर मैं बताता हूं। क्लियर? यस, एंड द आंसर इज इन दिस सिचुएशन मोशन विल नॉट बी एसएचएम, क्योंकि पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स इट विल नॉट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। सुने ध्यान से, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, नो डाउट्स। अरे भाई साहब आना तो बोल, वेरी गुड। ये इसको रिपल करेगा, उतना ही फोर्स से ये इसको भी रिपल करेगा। तो चार्ज पे लगने वाला नेट एक्शन फोर्स 0 है, नो डाउट, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। बहुत अच्छे। अब जैसे ही इस चार्ज को आप जनरल पोजीशन में डील करेंगे, जैसे ही हम
जनरल पोजीशन में डील करेंगे। क्या इंटरेस्टिंग कार्यक्रम होने वाला है, ध्यान देना। ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल कर रहा है, उतना ही फोर्स से ये भी इसको रिपेल कर रहा है। ये एंगल थीटा होगा ड्यू टू सिमेट्री, ये भी एंगल थीटा होगा। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। सिमिलर ट्रायंगल्स हैं ना दोनों, चर्चा हो चुकी है। एफ का साइन उड़ जाएगा। नेट फोर्स क्या होगा, एफ कॉस थीटा प्लस एफ कॉस थीटा 2f कॉस थीटा। नेट फोर्स लग गया अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम, पार्टिकल भाग जाएगा। पार्टिकल पे कोई रीस्टोरिंग फोर्स ही एक्ट नहीं कर पाएगा। द फोर्स इज नॉट रीस्टोरिंग, it is not directed towards equilibrium, instead it is directed away from equilibrium and therefore motion will not be SCM। SCM छोड़, ऑसिलेटरी भी नहीं होगा, भाग जाएगा। मौका मिला, निकल लिए। तो यहां पे हम बोलेंगे since net external force is directed away from equilibrium, hence the motion will not be SCM। क्लियर बात। अब आता है क्विज नंबर 2। इसी में एक और छोटा सा गेम खेलता हूं, ध्यान देना। जो हमारा ओरिजिनल वाला सवाल था, जो अपना एक्चुअली में सवाल था, प्लस क्यू था और मिड पॉइंट में माइनस क्यू बिठाया। ध्यान देना, अगर हम इस चार्ज को डिस्प्लेस करते हैं अलोंग लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। ओरिजिनल सवाल क्या था, चार्ज को हमने डिस्प्लेस कराया था अलोंग इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेसिंग दिस चार्ज अलोंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इफ वी डिस्प्लेस दिस चार्ज अलोंग लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, क्या अब भी इस पार्टिकल का मोशन एससीएम होगा और will it be only oscillatory motion and not SCM? सो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करें और सोचें, फिर मैं बताता हूं, ठीक है। यस, सो द आंसर इज अगेन मोशन विल नॉट बी SHM। ध्यान से सुना है क्या होने वाला है। ये इक्विलिब्रियम में है, कोई डाउट नहीं। जितना फोर्स ये इस पे लगा रहा है उतना ही फोर्स ये इस पे लगा रहा है, नेट फोर्स 0 हो गया and therefore this position is definitely its equilibrium position। अब आते हैं जनरल पोजीशन, ध्यान समझना। अब हमने क्या किया, इस चार्ज को यहां से x डिस्टेंस से डिस्प्लेस करा दिया है। अब बता इस चार्ज पे इस पोजीशन में लगने वाला नेट फोर्स किधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव एक्स एक्सिस। ध्यान देना, ये चार्ज इस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, इधर फोर्स लगाएगा। ये चार्ज भी इस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, इधर फोर्स लगाएगा। बट कैन वी से F2 मस्ट बी ग्रेटर देन F1? कूलम्स लॉ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। चार्जेस के बीच का सेपरेशन जितना छोटा रहेगा, फोर्स उतना ज़्यादा रहेगा। इनके बीच का सेपरेशन कम है, फोर्स ज़्यादा लगेगा। इनके बीच का सेपरेशन बढ़ गया है, फोर्स कम लगेगा। एंड देयरफॉर F2 मस्ट बी ग्रेटर देन F1। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स होगा F2 माइनस F1 एज F2 इज ग्रेटर देन F1। और नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स। भाई जो बड़ा होता है वही डोमिनेट करता है, दुनिया का यही रूल है, समझ में आ रहा है ना। तो F2 F1 से बड़ा है, तो जिधर बड़ा वाला उसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट वाला। So this is the direction of net force acting on the charge. This force is not restoring, it is not directed towards equilibrium, instead it is directed away from equilibrium position and therefore motion will not be SCM। एक्चुअली में क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज होगा, जैसे ही आपने डिस्प्लेस किया, ये वाला चार्ज इसको खींच लेगा और जाके स्टिक कर जाएगा इन दिस चार्ज। नेट फोर्स इधर लग रहा है, तो ये नेगेटिव चार्ज जाके डायरेक्टली इस चार्ज में स्टिक कर जाएगा, क्योंकि भाई साहब ये दोनों चार्जेस तो फिक्स्ड हैं। क्लियर बात। तो इस केस में भी हम बोल सकते हैं कि सिंस नेट एक्सटर्नल फोर्स इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम, हैंस मोशन विल नॉट बी SCM। तो इस तरह के सवाल में वेरिएशंस बन सकते हैं। छोटी छोटी बातें हैं, बड़े बड़े सवालों में काम आएंगी। क्लियर बात जी साहब। तो मूविंग ऑन टू प्रॉब्लम नंबर 3, सवाल नंबर 3 पे आते हैं। 3 एक्चुअली आसान सवाल है,
आई होप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से बन गया होगा। किसने से बनाया है? वेरी गुड। एक्चुअली सवाल नंबर जो थर्ड है, एक सिमिलर प्रॉब्लम हम लोग ग्रेविटेशन में कर चुके हैं लास्ट ईयर, इफ़ यू रिमेंबर इट। वहाँ पे मासेस के टर्म्स थे, बस यहाँ पे चार्जेस के टर्म्स आते हैं। बहुत सिंपल सवाल है। सवाल में ये बोलता है कि एक हमारे पास चार्ज है, इस चार्ज को दो चार्जेस में डिवाइड करना है। इसके उसने दो पार्ट्स बना लिए, एक क्यू, दूसरा क्यू माइनस क्यू। और ये जो दोनों पार्ट्स हैं उसको उसने कुछ पर्टिकुलर फाइनाइट डेफिनेट डिस्टेंस पे रख दिया है। तो लेट्स से मैं क्या करता हूं, इन दोनों चार्जेस को कुछ डिस्टेंस पे बिठा देता हूं, राइट। लेट्स से डी डिस्टेंस पे बिठा देते हैं। अब सवाल सुने, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस प्रॉब्लम? What must be small q in terms of capital Q? You have to find out relation in between the smaller charge and this bigger charge, right? अब conditions होने, so that to maximize the electrostatic repulsion between these two charges, right? सुने ध्यान से, हमारा टारगेट ये है कि हमें इन चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है उसको मैक्सिमाइज करना है, राइट। तो पहले ये देखते हैं कि फोर्स लगेगा कितना। तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स आसान है, थिंक इन टर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ घुमा रहा हूँ। सो दिस इज 1/4πε0, इट्स Q1 Q2 एंड डिवाइडेड बाय, क्लियर बात, Q1 Q2 एंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, मतलब क्लियर, Q से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। इट्स 1/4πε0 तो ये आ गया है इन चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स, एंड वी वांट टू मैक्सिमाइज दिस फोर्स। तो यहां पे यू हैव टू यूज द कंडीशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। रिमेंबर 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं। जो लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा नहीं पढ़े हैं, थोड़ा सा रिलेट करके बता देता हूं। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा का कंसेप्ट ये बोलता है कि इफ वी हैव अ फंक्शन y एज अ फंक्शन ऑफ x, तो y की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए फॉर maximum or minimum value of y dy by dx is 0. Remember it? नहीं चमका। अगर y x का फंक्शन है तो y की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए dy by dx must be 0. This is called as the essential condition for maxima and minima. क्लियर बात? एंड इसी कंडीशन को हम लोग इस प्रॉब्लम में अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा रिलेट करके बता रहा हूँ। हियर y इज अ फंक्शन ऑफ x, और यहाँ पे क्या मैं बोल सकता हूँ, f इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल q। भाई साहब कैपिटल Q कॉन्स्टेंट है, d भी कॉन्स्टेंट है। कैपिटल Q एंड d दे आर कॉन्स्टेंट्स। भाई जो इनिशियली टोटल चार्ज था वो तो कॉन्स्टेंट ही है। चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है इट इज कैप्ड फिक्स्ड, वो तो कॉन्स्टेंट ही है। चेंज क्या हो रहा है, तो चेंज स्मॉलर Q हो रहा है। जैसे ऐसे समझें कि आपके पास 10 कूलम का चार्ज है। अब इसमें से स्मॉल Q 1 कूलम भी हो सकता है, 2 कूलम भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर बात? अब ध्यान देना, तो यहां पे फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल q। तो क्या मैं बोल सकता हूं, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, कंडीशन समझना, dF by dq must be 0. This is the point you need to understand. रिलेट करके बता रहा हूं, दिमाग लगाना थोड़ा सा। यहां पे y एज अ फंक्शन ऑफ x है, यहां पे f एज अ फंक्शन ऑफ q है। मतलब y की जगह यहां पे f आ गया है, x की जगह यहां पे q आ गया है। तो y की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते थे, dy by dx 0 कराते थे। तो f की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए क्या कराएंगे, df by dq। dy by dx होता है, y की जगह क्या है f, x की जगह क्या रख दिया है q। रिलेशन समझ में आ गया? वेरी गुड। तो अब अपने को क्या करना है, सबसे पहला काम, ये जो हम लोग फोर्स निकाले थे 1/4πε0, इट्स QQ minus Q square and divide by, क्लियर बात। वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू Q। डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा यूज है, दिमाग लगाना। 1/4πε0, इट्स Q minus 2Q and divide by, अरे नहीं चमका, क्लियर बात, कुछ नहीं किया है। 1/4πε0 d स्क्वायर एज इट इज, क्लियर।
कैपिटल क्यू कांस्टेंट है, कुछ होने वाला है नहीं। स्मॉल क्यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कितना होगा 1, बिकॉज एक्स का डिफरेंशियल एक्स रेस्पेक्ट में 1, तो क्यू के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। अच्छा, क्यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्यू के रेस्पेक्ट में 2q, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में कितना होता है 2x। क्लियर बात, वेरी गुड। तो ये आ गया df बाई डी क्यू एंड पुट इट इक्वल टू 0। स्मॉल क्यू कितना निकल आएगा, तो df बाई डी क्यू इसको हम 0 करा रहे हैं, इसको हम लोग क्या करा रहे हैं, पुट इट इक्वल टू 0 यूजिंग द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो ये सारा मामला 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, राइट, एंड दिस इज व्हाट यू गेट। यही अपने को पूछा था कि स्मॉल क्यू एंड कैपिटल क्यू इनका रेशियो क्या हो, सो दैट इन दोनों पार्ट्स के बीच में लगने वाला फोर्स मैक्सिमम हो जाए। तो क्यू और क्यू का रेशियो क्या होगा, अगर आप देखना चाहें, कैपिटल क्यू इज टू स्मॉल क्यू कितना हो जाएगा, इट्स 2, और स्मॉल क्यू इज टू कैपिटल क्यू कितना हो जाएगा, इट्स 1 एंड द सेम थिंग। अब इसमें अगर मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछ सकता हूं कि ये तो दोनों ही कंडीशन होती ना, मैक्सिमा की और मिनिमा की भी, तो हमें कैसे पता चलेगा स्मॉल क्यू की इस वैल्यू का करस्पॉन्डिंग जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा, ऐसा मिनिमम भी तो हो सकता है। तो उसके लिए दूसरी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, सेकंड डेरिवेटिव निकाल के, डबल डिफरेंशिएशन निकाल के। सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव तो फंक्शन मैक्सिमम, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव तो फंक्शन मिनिमम। रिमेंबर मैक्सिमम एंड मिनिमा, लास्ट ईयर आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। सो यहीं पे दूसरी कंडीशन आती है कि अगर सेकंड डेरिवेटिव ये नेगेटिव आता है, इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, उल्टा होता है, उल्टा मैक्सिमम। और अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो फंक्शन y क्या होता है, उल्टा होता है, ध्यान रखना। नेगेटिव तो मैक्सिमम, पॉजिटिव तो मिनिमम। अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। डबल डिफरेंशियल निकालना पड़ेगा, d2f बाई डी क्यू स्क्वायर, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, d बाई डी क्यू ऑफ df बाई डी क्यू। क्लियर बात, डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशियल, समझ में आ रहा ना। तो ये जो आपने df बाई डी क्यू निकाला है, यू हैव टू जस्ट डिफरेंशिएट दिस एक्सप्रेशन वंस मोर। तो इसको अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे, what will you get, तो 1/4 डी स्क्वायर, इनको छोड़, सब कांस्टेंट है, सिर्फ इतने पार्ट को अपने को डिफरेंशिएट करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या मैं लिख सकता हूँ, सिर्फ इतना आएगा। कैपिटल क्यू कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0, और क्यू का डिफरेंशिएशन क्यू के रेस्पेक्ट में इट्स 1। अरे क्यू के रेस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएशन करा रहे हैं, फिर समझे ध्यान से। 1/4 डी स्क्वायर छोड़ दे, कांस्टेंट है, कैपिटल क्यू कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, -2 छोड़ दे, कांस्टेंट है, क्यू का डिफरेंशिएशन क्यू के रेस्पेक्ट में इट्स 1। तो अल्टीमेटली सेकंड डेरिवेटिव क्या आ गया, नेगेटिव। इसका मतलब इस क्यू के करस्पॉन्डिंग फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम, मैथमेटिकली जस्टिफाइड। हैंस फॉर दिस वैल्यू ऑफ क्यू फोर्स इज मैक्सिमम। वैसे आपको समझा दूं कि इतना सब अपने को क्रॉस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर सवाल में पूछ रहा है मैक्सिमम फोर्स, तो उस वैल्यू का करस्पॉन्डिंग फोर्स मैक्सिमम ही होगा, जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। वो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, आपकी नॉलेज के लिए बता दिया है। मज़ा आया सवाल में, और आने वाला है। यस, सो मूविंग ऑन टू प्रॉब्लम नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 किसने किसने बनाया, अरे हाथ तो उठाओ, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 में आसान सा सवाल है, इसमें भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को रिलेट किया गया है विद द कंसेप्ट्स ऑफ लॉज ऑफ मोशन। मैंने बताया ना कि जो अच्छे सवाल बनते हैं, जो आईआईटी के सवाल बनते हैं, जेईई एडवांस के सवाल बनते हैं, तो उनमें मैकेनिक्स का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, राइट। देखते हैं, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, एज यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम। हमारे पास 2 आइडेंटिकल बिट्स हैं, बिट्स मतलब स्मॉल बॉल्स हैं बेसिकली, राइट। 2 आइडेंटिकल बॉल्स हैं, क्लियर बात। आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मतलब दोनों के चार्जेस वही हैं और दोनों के मासेस वही हैं। मास में m पकड़ लेता हूँ, चार सपोज, ठीक है बात। यही चार्ज जो है अपने को निकालना है, क्लियर बात। स्फीयर का जो सेंटर है वो यहाँ कहीं है,
स्फीयर का जो सेंटर है वो यहाँ कहीं है। तो ऐसा डायग्राम अपने को दे रखा है। कंडीशन बताते हैं, क्या कंडीशन है कि इफ द बीट्स आर इन इक्विलिब्रियम डिटरमिन चार्ज ऑन ईच बिट। कंसेप्ट समझें ध्यान से। दिस इज अ हेमिस्फेरिकल बाउल लाइक दिस, इस तरह से एक बाउल है, उसमें यहाँ कहीं दो बीट्स बैठे हुए हैं, दोनों इक्विलिब्रियम में है। इसके बेसिस पे अपने को बताना है कि चार्ज ऑन ईच बीट का मैग्नीट्यूड कितना होगा। कुछ नहीं करना है, यू हैव टू जस्ट डील द इक्विलिब्रियम ऑफ एनी ऑफ दीज टू चार्जेस। कैसे डील करते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, यही बना रहा हूं, यही समझें। तो इस बॉल पे जल्दी से बोलें कौन कौन से फोर्स लगेंगे। बॉल का वेट हो गया mg डाउनवर्ड्स। दूसरा, ये चार्ज इस चार्ज को रिपल करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर का ही लगाएगा, रिपल्शन है, लाइक चार्जेस है ना। तीसरा फोर्स नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन को थोड़ा सा पकड़ें आप लोग, अच्छे से पकड़ें। कैसे? एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हम किसी बॉडी को किसी सरफेस पे बैठाते हैं तो सरफेस उस बॉडी पे एक फोर्स लगाता है, विच इज कॉल्ड एज नॉर्मल रिएक्शन। एंड ऑलवेज रिमेंबर, नॉर्मल रिएक्शन की जो डायरेक्शन होती है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ओवर विच द बॉडी इज प्लेस्ड। अब ध्यान देना, सरफेस यहाँ पे ऐसा है, स्फेरिकल सरफेस है ना, ये सरफेस अपने परपेंडिकुलर, तो क्या मैं बोल सकता हूं इस डायरेक्शन में ये सरफेस इस बॉल पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। क्योंकि सर्कल या स्फीयर की एक प्रॉपर्टी होती है कि सर्कल या स्फीयर का जो नॉर्मल है वही उस सर्कल या स्फीयर के सेंटर से पास करेगा। सरफेस ऐसा, ये सरफेस अपने परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, तो स्फीयर का जो नॉर्मल है वही तो स्फीयर के सेंटर से पास कर सकता है, वही तो स्फीयर के सेंटर से पास करेगा। इसलिए जो नॉर्मल डायरेक्शन लगेगा एग्जैक्टली पास करेगा फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्फीयर। फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर? एंगल्स थोड़ा सा पकड़ते हैं आप। अगर ध्यान से इस ट्रायंगल को पकड़ें, कैन वी से द ट्रायंगल इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इजंट इट? साइड बराबर है ना, आर ईच आर 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 आर, क्लियर बात? इक्विलैटरल ट्रायंगल है, पार्टी 60-60 होगी, क्लियर? फोर्स को रिजॉल्व कर रहा हूँ। एक्चुअली जितने भी फोर्सेस उनको हम लोग नॉर्मली हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शंस में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो n का 60 के डायरेक्शन में कॉम्पाउंड कितना? n cos 60। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वर्टिकल कॉम्पाउंड कितना? n sin 60। n का 60 के डायरेक्शन में cos, इसके परपेंडिकुलर वर्टिकल में n sin 60। क्लियर बात है? सिस्टम इक्विलिब्रियम में फोर्स बैलेंस रहो, क्लियर? फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ईच बिड, इफ यू डील इट्स हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम, इक्वेशन क्या बनेगी? n cos 60 इज, जितना इधर से फोर्स उतना इधर से फोर्स, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा, तभी तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। एंड सिमिलरली फॉर दिस वर्टिकल इक्विलिब्रियम, जितना ऊपर से उतना नीचे से, तभी तो नेट फोर्स 0, तभी तो सिस्टम वर्टिकली इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो वर्टिकल में दिस इज व्हाट यू गेट, क्लियर बात? वर्टिकल में n sin 60 mg, हॉरिजॉन्टल में n cos 60 इज f। दोनों को डिवाइड करेंगे, दोनों को डिवाइड करते हैं। दो इक्वेशन नंबर 2 अपॉन इक्वेशन नंबर 1। तो LHS आप उड़ाएंगे तो क्या मिलेगा बोल? n sin 60 n cos 60, RHS उड़ाएंगे क्या मिलेगा? mg डिवाइड बाय f। LHS उड़ा दिया, क्लियर? RHS उड़ा दिया। This is 1060 and this is mg upon f। 1060 कितना होता है? mg upon, तो f कितना आ गया? It becomes mg by √3। इक्वेशन नंबर 1 2, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। क्लियर बात? अब सवाल ये आता है कि व्हाट इज f हियर? तो व्हाट इज f? सो f इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन बिटवीन दीज टू चार्जेस। कूलम्स लॉ घुमा लें, f की वैल्यू डायरेक्टली उड़ा रहा हूँ, ध्यान दें। 1/4 Q1 Q2 एंड डिवाइड बाय, नहीं चमका, 1/4 Q1 इंटू Q2 Q each डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना हो गया? कैपिटल R। सो दिस बिकम्स Q स्क्वायर R स्क्वायर mg 4 pi epsilon नॉट
बोलो यहाँ तक क्लियर? ये क्यू स्क्वायर हो गया और इन दोनों टर्म्स को इधर बैठा दिया, तो 10 बिकम्स आर स्क्वायर इंटू एम जी इंटू 4πε और नीचे वाला पार्टी वही है √3। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, क्यू फाइनली कम्स आउट टू बी व्हाट, एम जी आर स्क्वायर 4πε एंड होल डिवाइड बाय √3। वही पूछ रहा था, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच बिट। क्लियर सवाल? कोई शक? वेरी गुड। यस, सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। एक्चुअली जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इट इज बेस्ड ऑन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विच वी हैवंट स्टडीड येट। एक्चुअली हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर वी विल डिस्कस दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो अभी के लिए इसको थोड़ा सा होल्ड करेंगे, राइट। रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं। ये जो सवाल है ये एक्चुअली दोनों में पूछा हुआ सवाल है, मेंस में भी पूछा हुआ है और एडवांस में भी पूछा हुआ है। और इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कि जो प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस के सॉल्व पेपर्स हैं इनको आप जरूर बनाएं, क्योंकि हिस्ट्री ये बोलती है, हिस्ट्री रिवील्स कि हर साल दोनों में, जेईई मेंस में भी और नीट में भी 3 से 4 क्वेश्चंस जरूर ऐसे पूछे जाते हैं जो ओल्ड आईआईटी के प्रॉब्लम्स होते हैं, ओल्ड जेईई एडवांस के प्रॉब्लम्स होते हैं। क्लियर बात? यस, मूविंग ऑन टू प्रॉब्लम नंबर 6। अगेन अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। किसने किसने बनाया है? रेज योर हैंड्स। वेरी गुड, अच्छा सवाल है, शानदार सवाल है, शानदार, जानदार, जोरदार सवाल है। एक्चुअली दो आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं, दो आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं। लेट्स से एक के पास चार्ज Q1 है, दूसरे के पास Q2 है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R। ठीक, इन दोनों के बीच में लेट्स से कुछ F का फोर्स लग रहा है, तो जल्दी बोल फोर्स कितना होगा? यूज कूलम्ब्स लॉ, राइट। इट्स 1/4πε0 Q1 Q2 एंड डिवाइड बाय R स्क्वायर। बोल फर्स्ट इक्वेशन क्लियर? ऑल क्लियर? वेरी गुड। अब सेकंड केस जो है इट इज मच मोर इंटरेस्टिंग। ध्यान देना सवाल क्या बोल रहा है। इफ दे आर नाउ मेड टू टच ईच अदर एंड देन अगेन सेपरेटेड एट द सेम डिस्टेंस, देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इंक्रीजेस, डिक्रीजेस और रिमेन्स कांस्टेंट। सवाल समझ में आया? दोनों कंडक्टर्स को उसने पकड़ा, टच करा दिया एंड देन अगेन सेपरेटेड अप टू द इनिशियल डिस्टेंस। तो सेपरेट करने के बाद का जो फोर्स है बड़ा घटा कांस्टेंट रहा, ये देखना है। इंटरेस्टिंग सवाल है। तो यहां पे एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होता है कि जब भी हम आइडेंटिकल कंडक्टर्स को टच कराते हैं तो सिस्टम का जो नेट चार्ज होता है उसका आधा आधा चार्ज दोनों कंडक्टर्स पे रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें कुछ चमका, सुना ध्यान से। क्या होता है जब आप कंडक्टर्स को टच कराते हैं या फिर आप कंडक्टर्स को ज्वाइन कराते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कंडक्टिंग वायर, ठीक है, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो दोनों के बीच में क्या होता है? चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, चार्जेस की शेयरिंग होती है। जब भी आप दो डिफरेंट पोटेंशियल्स के बॉडीज को टच कराएंगे क्या होगा? चार्ज फ्लो होगा फ्रॉम द कंडक्टर ऑफ हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स दैट ऑफ लोअर पोटेंशियल टिल दे फाइनली एक्वायर द सेम पोटेंशियल। तो अगर इनके इनिशियल चार्जेस Q1 Q2 थे तो इनके फाइनल चार्जेस चेंज हो जाते हैं और वो ये होते हैं, कितने C1Q C1 C2 Q2 प्राइम इज C2Q C1 C2। पूरा उड़ गया, नहीं चमका। एक्चुअली ये जो फॉर्मूले हैं अगले चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे, कैपेसिटेंस के फॉर्मूले हैं, बट सिंस उन कॉन्सेप्ट्स का इस प्रॉब्लम में यूज़ है इसलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे कैपिटल Q का मतलब है सिस्टम का टोटल चार्ज, सिस्टम का टोटल चार्ज, सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ बोथ द कंडक्टर्स।
और C1 C2 क्या है? तो C1 C2 आर देयर कैपेसिटेंसेस. And what is the formula of capacitance of an isolated spherical conductor? It's 4 pi epsilon naught r. अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा. C is 4 pi epsilon naught r. तो होता क्या है, अगर कंडक्टर्स आइडेंटिकल होते हैं, उनका रेडियस बराबर होता है, तो रेडियस बराबर हो जाएगा, कैपेसिटेंस बराबर हो जाएगा. सोच के देख, अगर C1 और C2 बराबर हैं तो क्या मैं बोल सकता हूं Q1 प्राइम भी Q/2 आएगा एंड Q2 प्राइम भी Q/2 आएगा. रख के देख, अगर आइडेंटिकल कंडक्टर्स हैं मतलब R1 R2 बराबर C1 C2 बराबर, इन इक्वेशन में जहां जहां C1 दिख रहा है C2 दिख रहा है, C रख दे. यहां पे भी जहां जहां C1 दिख रहा है C2 दिख रहा है, C रख दे. दिस इज व्हाट यू गेट. Q1 प्राइम इज Q2 प्राइम इज Q/2. और Q क्या है? तो Q है सिस्टम का नेट चार्ज, इंडिविजुअल बॉडीज का नहीं, सिस्टम का नेट चार्ज. Q is total charge of the system. हाँ, अगर कंडक्टर्स आइडेंटिकल नहीं हैं, उनके रेडियस डिफरेंट हैं, उनके कैपेसिटेंसेस डिफरेंट हैं, then you cannot use this formula. This is applicable only for identical conductors, only for identical conductors. क्योंकि रेडियस आपने चेंज किया तो उनके कैपेसिटेंस चेंज कर जाएंगे. C1 C2 चेंज किए तो Q1 प्राइम Q2 प्राइम इनका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा. अपने को इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में डेप्थ में डिस्कस नहीं करना है. डिटेल और डेप्थ में कहाँ पढ़ेंगे? कैपेसिटेंस में. अभी समझ लो ऐसा ही होता है. और आप अगर इसको चाहें तो मैं डिक्टेट करा देता हूँ, लिख सकते हैं. When two identical conductors are made to touch each other, then after the redistribution of charges, the charge appearing on each conductor is half of the total charge of the system. लिख लिया, आगे बढ़ते हैं. तो इसी कंसेप्ट को अपने को इस प्रॉब्लम में यूज करना है. क्लियर? कैसे यूज करते हैं समझें ध्यान से. सवाल पढ़ें ध्यान से, उसमें क्लियरली दिया हुआ है दोनों के दोनों कंडक्टर्स कैसे हैं? आइडेंटिकल. तो आइडेंटिकल कंडक्टर में क्या होगा? सिस्टम का जो नेट चार्ज होगा उसका आधा आधा चार्ज दोनों पे रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्जेस, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इन बिटवीन द टू कंडक्टर्स. चमका? वेरी गुड. तो अब आप क्या करें, इन दोनों को टच कराएंगे या कई बार बोलेगा इन दोनों को हम ज्वाइन कराते हैं बाया कंडक्टिंग वायर. इट्स वन एंड द सेम थिंग. क्लियर बात? तो टच कराने के बाद बता दोनों के पास कितना कितना चार्ज आएगा? सिस्टम के टोटल चार्ज का आधा आधा. तो बता सिस्टम का टोटल चार्ज कितना है? इसका Q1 इसका Q2, तो सिस्टम का नेट चार्ज कितना हो गया? Q1 प्लस Q2. सवाल ध्यान से पढ़ें, क्लियरली दिया हुआ है दोनों के चार्जेस कैसे हैं? पॉजिटिव. तो सिस्टम का नेट चार्ज कितना हो गया? Q1 प्लस Q2. तो Q1 प्लस Q2 का आधा चार्ज ये ले गया और Q1 प्लस Q2 का ही आधा चार्ज ये लेके निकल लिया. रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उसके बाद दे आर अगेन सेपरेटेड अप टू द सेम डिस्टेंस r. यहां पे ध्यान देने वाला पॉइंट ये है, द पॉइंट यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन इज कि दोनों के चार्जेस पॉजिटिव हैं. तो सिस्टम का नेट चार्ज Q1 प्लस Q2, तो दोनों के फाइनल चार्जेस Q1 प्लस Q2/2 ईच. मान लो बोलता कि एक का चार्ज पॉजिटिव है और दूसरे का नेगेटिव है. इन दिस सिचुएशन सिस्टम का नेट चार्ज क्या होता? Q1 माइनस Q2 और दोनों का फाइनल चार्ज क्या रखते? Q1 माइनस Q2/2. यहां पे जनरली गलती होती है, इसलिए ध्यान रखना इस पॉइंट को. क्लियर बात? पॉजिटिव है इसलिए हम लोग Q1 प्लस Q2/2 एंड Q1 प्लस Q2/2 लेके चल रहे हैं. क्लियर बात? अब आसानी से निकाला जा सकता है इन दोनों के बीच में लगने वाला नया फोर्स कितना होगा. क्लियर बात? तो अब इनके बीच में नया फोर्स मैं लेकर वही कॉलम्स लो घुमा रहा हूँ. 1/4 pi epsilon naught this into this Q1 प्लस Q2/2 Q1 प्लस Q2/2 एंड दिस एंटायर डिवाइड बाय r स्क्वायर. क्लियर बात? डिस्टेंस तो वही है, सिर्फ चार्जेस तो चेंज हुए. थोड़ा सा और इसको रीअरेंज करते हैं. इट्स 1/4 pi epsilon naught Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाय 4. Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर हो जाएगा. 2 into 2 विल गिव यू 4. ऐसा सेम.
हमें करना है इन चार्जेस के बीच में लगने वाला इनिशियल फोर्स और उन्हीं चार्जेस के बीच में लगने वाले फाइनल फोर्स को कंपेयर, ध्यान से कंपेयर करें। 1/4 नॉट आर स्क्वायर, दोनों में कॉमन, दिस इज द डिफरेंस। यहां पे Q1 Q2 है और यहां पे Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बाय 4। थोड़ा सा सोचें, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करें और थोड़ा सा सोचें, Q1 Q2 बड़ा है या Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बाय 4 बड़ा है? तो कैन वी से Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बाय 4 डेफिनेटली ग्रेटर देन दिस Q1 Q2। क्यों बड़ा है, डिटेल में समझते हैं। वाई Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इज ग्रेटर देन Q1 Q2। ठीक है, मैथमेटिकली प्रूव करके बता रहा हूं, दिमाग लगाना। एक्चुअली यहां पे मैं उल्टा प्रूव कर रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं, अज्यूम करके चल रहे हैं कि लेट्स से दिस फैक्टर इज डेफिनेटली ग्रेटर देन दिस फैक्टर। तो इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आफ्टर सॉल्विंग इफ वी गेट अ रेलेवेंट इक्वेशन, इफ वी गेट अ वैलिड इक्वेशन, तो जो भी हमारा असम्पशन है दैट इज परफेक्टली ऑल राइट। और अगर कुछ खतरनाक रिजल्ट आ गया तो हमारा असम्पशन कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा, एज सिंपल एज दैट। देखते हैं क्या आता है। तो मैं मान के चल रहा हूं ऐसा होता है, फिर देखते हैं क्या होगा, फिर फाइनली रिजल्ट आएगा क्या होना चाहिए। ठीक है बात। Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 4 Q1 Q2, 4 से बस मल्टीप्लाई किया है, स्क्वायर, ओपन इट, Q1 स्क्वायर Q2 स्क्वायर 2 Q1 Q2 एंड दिस इज ग्रेटर देन 4 Q1 Q2, ओपन कर दिया, a स्क्वायर b स्क्वायर 2 अभी, क्लियर बात। इसको इधर लाएं, सो Q1 स्क्वायर Q2 स्क्वायर 2 Q1 Q2 माइनस 4 Q1 Q2, इसको बस इधर लाएंगे तो इधर 0 बचेगा, इधर लाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। सो दिस विल चेंज टू Q1 स्क्वायर Q2 स्क्वायर माइनस 2 Q1 Q2 प्लस 2 Q1 Q2 माइनस 4 Q1 Q2 विल गिव यू माइनस 2 Q1 Q2। एंड व्हाट डज दिस टर्म रिप्रेजेंट? इट इज नथिंग बट Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। इट इज व्हाट? Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। तो हम लोग ये असम्पशन लेके चले थे और सॉल्व करने के बाद, इज इट अ रेलेवेंट इक्वेशन? इज दिस अ वैलिड इक्वेशन? यस, इट इज अ वैलिड इक्वेशन। As square of any real number, it's always a positive quantity. It can never be negative quantity. Square of any real number हमेशा क्या होगा? Positive. इसका मतलब जो हम सोच के चले थे वो 100% ऑल राइट है। मीन्स यहां से हमने मैथमेटिकली जस्टिफाई कर दिया है कि दिस फैक्टर इज डेफिनेटली ग्रेटर देन दिस फैक्टर। ध्यान देना, this factor is definitely greater than this factor and therefore the new force definitely greater than the initial force। तो सिंस हमने जस्टिफाई कर लिया है कि Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बाय 4 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन Q1 Q2 एंड therefore फाइनल फोर्स इज डेफिनेटली ग्रेटर देन दिस इनिशियल फोर्स। सो प्रॉब्लम का एंड रिजल्ट ये आया कि अगर हम कंडक्टर्स को टच कराते हैं या उनको वायर से कनेक्ट कराते हैं, उसके बाद उन कंडक्टर्स को इनिशियल सेपरेशन, ओरिजिनल सेपरेशन पर रख देते हैं, तो रखने के बाद उनके बीच में लगने वाला फोर्स बढ़ जाएगा। मजा आया कि नहीं सवाल में? और आने वाला है। हाँ, दिस इज द पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर इट, कि जब भी कंडक्टर्स आइडेंटिकल होते हैं तो उनको टच कराने के बाद सिस्टम का जो नेट चार्ज होता है उसका आधा आधा चार्ज दोनों पे रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बाकी ये फॉर्मूले डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे इन द चैप्टर ऑफ कैपेसिटेंस। क्लियर बात? यस, मूविंग ऑन टू लास्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज रियली एन इनक्रेडिबल क्वेश्चन। तो किसने किसने क्वेश्चन नंबर 7 बनाया है? एक्चुअली इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू कैन से कि वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ द शीट। थोड़ा सा ट्रिकी एंड टीडियस क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करिए, मैं भी समझाने की कोशिश करता हूँ, राइट। एक्चुअली जैसा सवाल नंबर 1 था उसी तरह से सवाल नंबर 7 है। मतलब यू कैन से कि क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 1 का ही एडवांस फॉर्म है।
मॉडिफाइड फॉर्म में. इन फर्स्ट क्वेश्चन देयर वर 2 स्ट्रिंग्स एंड हियर देयर आर 3 स्ट्रिंग. समझते हैं क्या है. 3 आइडेंटिकल स्मॉल बॉल्स हैं, हर एक का मास सेम है, हर एक का चार्ज सेम है, और तीनों सस्पेंडेड हैं 3 आइडेंटिकल स्ट्रिंग्स की हेल्प से. मतलब तीनों स्ट्रिंग्स की जो लेंथ है वो सेम है. तीनों जो स्ट्रिंग्स हैं उनका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन सेम है, राइट. सवाल ये है, प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट पे आते हैं. व्हाट चार्जेस शुड बी इम्पार्टेड टू द बॉल्स फॉर ईच थ्रेड टू फॉर्म एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द वर्टिकल. थोड़ा सा ध्यान दें. एक्चुअली यहाँ पे अरेंजमेंट इनिशियली ऐसा रहा होगा कि 3 आइडेंटिकल हमारे पास सिंपल पेंडुलम्स हैं और तीनों को हमने कॉमन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सस्पेंड कर रखा है. तो सिंस तीनों के चार्जेस सेम हैं एंड देयरफॉर तीनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल कर जाएंगे. तो क्या मैं बोल सकता हूं इक्विलिब्रियम में तीनों के तीनों जो बॉल्स होंगे ये लाई करेंगे एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हुज प्लेन इज एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल. चमका ही नहीं, चमकाता हूं. ध्यान सुना. 3 स्ट्रिंग्स हैं और एक्चुअली में तीनों के तीनों जो बॉल्स हैं वो इक्विलिब्रियम में इस तरह से अरेंज होंगे. पहला, दूसरा और यहां कहीं मान लीजिए तीसरा भी है. थोड़ा सा फील करना पड़ेगा आपको. You have to visualize the things. You have to feel the things. सोच पा रहे हैं. पहला बॉल, दूसरा बॉल और यहां कहीं होगा तीसरा बॉल. तीनों के तीनों ये जो बॉल्स हैं ये लाई करेंगे एट द 3 कॉर्नर्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल. तो मैं ट्रायंगल बना रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं. ये एक्चुअली में वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है जिस प्लेन में तीनों बॉल्स लाई कर रहे हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर से समझे ध्यान से. एक्चुअली में कुछ इस तरह की सिचुएशन है. मान लें एक बॉल यहां पे है, दूसरी बॉल यहां पे है और तीसरी यहां कहीं है. दिस इज दैट इक्विलैटरल ट्रायंगल. और स्ट्रिंग्स आर अरेंज्ड लाइक दिस. एक स्ट्रिंग ऐसी है, दूसरी स्ट्रिंग ऐसी है और आखिरी की स्ट्रिंग ऐसी है. और तीनों के तीनों जो स्ट्रिंग्स हैं ये वर्टिकल से कितना एंगल बना रहे हैं, 30 डिग्री. इस डेटा के बेसिस पे पूछ रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच बॉल. इसमें एक और पॉइंट आप लोगों को समझा दूं बिकॉज ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस प्रॉब्लम. सिमेट्री इसलिए हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि हर एक बॉल का मास सेम है, हर एक का चार्ज सेम है एंड हर एक स्ट्रिंग की लेंथ भी सेम है. And therefore there is symmetry in this problem. क्लियर बात. इसलिए हम बोल सकते हैं कि तीनों के तीनों जो बॉल्स होंगे they will lie exactly at the 3 corners of equilateral triangle. अब दिमाग लगाना. अच्छा, इसमें बोल सकता हूं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होगा वहां से एक्चुअली पास कर रहा होगा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन वर्टिकली. स्टार्टिंग में बताया था, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें. सिचुएशंस लाइक दिस. पहला स्ट्रिंग, दूसरा स्ट्रिंग एंड द थर्ड वन. यहां कहीं है इनका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और यहां से अगर आप एक वर्टिकल लाइन पास कराएंगे तो दिस वर्टिकल लाइन विल पास थ्रू सेंट्रॉइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल. दिस इज एक्चुअली द सिमेट्री ऑफ दिस प्रॉब्लम. क्लियर बात. इक्वेशंस कैसे कैसे इसमें बनाएंगे, दिमाग लगाना थोड़ा सा. ठीक है. ये रहा आपका स्ट्रिंग. ध्यान देना, ये स्ट्रिंग वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, 30. ठीक. तो सपोज यहां पे हम क्या करेंगे, किसी भी एक चार्ज के इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे. तो किसी भी एक चार्ज पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे, 3 फोर्सेस लगेंगे. कौन कौन से? बॉल का वेट लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा एंड स्ट्रिंग का टेंशन लगेगा. इक्वेशंस बता रहा हूं, थोड़ा सा हवा में समझा रहा हूं, एक्सप्लेनेशन एंड हवा. दिमाग लगाएं थोड़ा सा. बॉल का वेट नीचे लग रहा है, स्ट्रिंग बॉल को पुल कर रही होगी, टेंशन इस तरह से ऊपर लगा रही होगी एट एन एंगल 30 डिग्री टू द वर्टिकल. अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे हाँ ना तो बोल. वेरी गुड. दिमाग लगाना. तो क्या मैं बोल सकता हूं टेंशन का जो cos 30 कंपोनेंट होगा
इट विल बैलेंस द वेट ऑफ दिस बॉल, इजंट इट? इक्वेशन लिख रहा हूं, ध्यान से समझें। एक्चुअली में द सिचुएशंस लाइक दिस, जो स्ट्रिंग है इस तरह से टेंशन लगा रही है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द वर्टिकल, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है बॉडी का वेट। तो पहली इक्वेशन मैं लिख सकता हूं, इधर हो गया t cos 30, इधर जाएगा t sin 30। t sin 30 किससे बैलेंस होगा आगे हम लोग चर्चा कर लेंगे, पहले ध्यान से समझें। t cos 30 किससे बैलेंस हो रहा है? t cos 30 बैलेंस होगा वेट से। Actually here the system of all these three balls it lies in equilibrium. इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो मतलब सारे के सारे फोर्सेस बैलेंस। तो हमें वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स को सेपरेटली बैलेंस करना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वी हैव टू बैलेंस द फोर्सेस सेपरेटली। तो फॉर इक्विलिब्रियम, वर्टिकल इक्विलिब्रियम क्लियर, टी का cos 30, नीचे से वेट क्लियर। दूसरी इक्वेशन ध्यान से समझें, फिर से आए बॉल पे, इधर से आपका स्ट्रिंग था, टेंशन लगा रहा था, और ये जो स्ट्रिंग है वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा था? 30। तो मैंने क्या बोला? टी का cos 30 कंपोनेंट बैलेंस करेगा बॉल के वेट को। अब ध्यान से समझें, टी का जो sin 30 कंपोनेंट है ये बैलेंस होगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज। ध्यान दें मेरी बात, दिमाग लगाना। मान लीजिए एक चार्ज ये है, दूसरा चार्ज ये है, तीसरा चार्ज ये है। ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे लगाएगा। सब कुछ हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, दिमाग लगाएं, सब कुछ हॉरिजॉन्टल प्लेन में, एब्सोल्युटली इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये इसको रिपेल कर रहा है, इधर फोर्स लगा रहा है। ये बॉल भी इसको रिपेल कर रहा है, इधर लगा रहा है। अरे तो इनका नेट फोर्स इधर लगेगा, और ये नेट फोर्स बैलेंस होगा टेंशन के sin 30 कंपोनेंट से। थोड़ी थोड़ी फील आई? अरे नहीं चमका? वंस मोर, फिर से समझे ध्यान से। मान लो एक बॉल ये है, दूसरी बॉल ये, थर्ड बॉल ये है। तो इस बॉल पे लगने वाला जो रिजल्टेंट फोर्स होगा ये एक्चुअली में टेंशन के sin 30 कंपोनेंट से बैलेंस होने वाला है। कैसे? ये इस चार्ज को रिपेल करेगा, इधर लगाएगा फोर्स, ये इस चार्ज को रिपेल करेगा, इधर लगाएगा। तो एक इधर से लग रहा है, दूसरा इधर से लग रहा है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ये बैलेंस होगा टेंशन के sin 30, क्योंकि ये भी हॉरिजॉन्टल और इनका भी रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स है। अब बात समझ में आई होगी आपको। तो नेक्स्ट इक्वेशन में ऐसे लिख रहा हूं, दिमाग लगाएं। टेंशन का जो sin 30 कंपोनेंट होगा ये किससे बैलेंस करेगा? तो ये बैलेंस करेगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। अब वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे निकालेंगे? ध्यान दें। सपोज आपको इस बॉल पे लगने वाला रिजल्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखना है। इट्स क्वाइट सिंपल, समझे। ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, फोर्स लगाएगा। ये चार्ज भी इसको रिपेल करेगा, फोर्स इधर लगाएगा। और क्या मैं बोल सकता हूं, जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन बिटवीन दिस चार्जेस होगा वही तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन बिटवीन दिस चार्जेस भी होगा, क्योंकि दोनों के चार्जेस के मैग्नीट्यूड भी बराबर है, सेपरेशन बराबर है। अरे बात समझ में, जो इनके चार्जेस वही इनके चार्जेस, सेपरेशन बराबर, इक्वल ट्राइंगल है ना। सेपरेशन मान लेते हैं कुछ, ठीक है बात। तो ये इसको रिपेल करेगा, इधर फोर्स लगाएगा, ये इसको रिपेल करेगा, उतना ही फोर्स लेकिन इधर लगाएगा। ये एंगल 60 है तो क्या मैं बोल सकता हूँ 60 हो जाएगा। इक्वल ट्राइंगल है ना भाई, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, सारे के सारे एंगल एग्जैक्टली बराबर, क्लियर बात। तो एक्चुअली में इन दोनों फोर्स का ये जो रिजल्टेंट फोर्स होगा ये काउंटर हो रहा होगा एक्चुअली टेंशन के sin 30 कंपोनेंट से। तो सबसे पहले हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ईच चार्ज। तो इस चार्ज पे लगने वाला नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, आए समझे। तो उसके लिए वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos θ। अरे हमें इन्हीं दोनों फोर्स का रिजल्टेंट तो देखना है। तो a की वैल्यू, b की वैल्यू f ईच, थीटा की वैल्यू 60। तो मैं उड़ा रहा हूं रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस a इंटू b इंटू कॉस थीटा। a की वैल्यू, b की वैल्यू f ईच, थीटा की वैल्यू 60 उड़ा दिया। अरे समझ में आ गया ना, अभी भी समझाया था। एक फोर्स ऐसे लगा रहा है, एक फोर्स ऐसे लगा रहा है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है यही तो एक्चुअली में टेंशन के sin 30 कंपोनेंट छोड़ रहा है, क्लियर बात। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एफ स्क्वायर कॉस 60 मतलब, सो दिस विल चेंज टू
रूट ऑफ 3f²। तो ये रिजल्टेंट फोर्स आ गया कितना, f√3। अब ये बताएं कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ f हियर। f यहां पे हम लोग क्या पकड़ के चले थे, f वाज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन बिटवीन एनी टू चार्जेस। इन दोनों के बीच का फोर्स वो भी f है, इन दोनों के बीच का फोर्स वो भी तो f ही है। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ f हियर, तो इट इज 1/4 q1 q2 एंड डिवाइड बाय r²। q1 q2 डिवाइड बाय r² और √3 तो ऐसे है। तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड है इसको हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं एज दिस। फिर से समझे ध्यान से, इक्वेशन मैंने कैसे लिखी थी। ये एक छोटा सा चार्ज था, इस पे स्ट्रिंग टेंशन इधर लगा रही थी, टी का cos 30 mg से उड़ गया था, टी का sin 30 रिजल्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। रिजल्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर क्यों लग रहा है, अब समझ में आ गया होगा। एक चार्ज ये है, इसको रिपेल कर रहा है, इधर फोर्स लगा रहा है। दूसरा चार्ज ये है, इसको रिपेल कर रहा है, इधर लगा रहा है। तो इसका और इसका नेट फोर्स को जिधर होगा और यही बैलेंस होगा टेंशन के sin 30 कंपोनेंट से। इज इट क्लियर नाउ, वेरी गुड। दूसरी इक्वेशन में लिखूंगा कि T का sin 30 कंपोनेंट इज बैलेंस बाय रिजल्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। रिजल्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इज इट क्लियर। दोनों को डिवाइड कर रहा हूं, डू इक्वेशन नंबर 2 अपॉन इक्वेशन नंबर 1। डू 2/1, तो LHS LHS उड़ाते हैं, ठीक है बात। RHS उड़ाएंगे तो F रिजल्टेंट एंड डिवाइड बाय, देख लें LHS उड़ाएंगे ये आएगा, RHS उड़ाएंगे ये मिलेगा, TT निपटेगा, दिस इज tan ऑफ 30 एंड दिस इज 1/mg। अब मैं F रिजल्टेंट की वैल्यू उड़ा रहा हूँ। व्हाट इज F रिजल्टेंट हियर, इट्स 1/4 q²√3 अपॉन tan 30 हो गया, 1/mg एज इट इज है। F रिजल्टेंट की वैल्यू 1/4 q²√3 अपॉन r²। यहाँ तक क्लियर है, वेरी गुड। tan 30 इज 1/√3, इट्स 1/mg, RHS सेम है, ठीक है। अभी RHS के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, अनचेंज्ड। 1/mg 1/4 q²√3 अपॉन r² एज इट इज, वेरी गुड। इक्वेशन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया। मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 है। यहां तक क्लियर है, वेरी गुड। अब यहां पे अगर आप देख पा रहे हैं, अपने को बॉल्स का मास पता है, जी पता है, 1/4 पता है। हाँ, दो अननोन्स बैठे हैं, एक Q और दूसरा R। अगर कैसे भी हमें R पता चल जाता है, व्हाट इज R यार, R इज साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसके ऊपर तीनों के तीनों बॉल्स लोकेटेड हैं। अगर R निकल आता है तो यहां से हम चार्ज का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अब आप लोग सवाल में पढ़ पा रहे हैं, तो प्रॉब्लम में अपने को लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग गिवन है, वी आर नॉट गिवन द साइड ऑफ दैट इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो सवाल ये है, हाउ टू फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड दिस साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो उसके लिए छोटा सा कैलकुलेशन है, ध्यान दें। ओके, सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक मीडियन निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे कोशिश करेंगे, ध्यान दें। तो ये रहा अपना इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसके एक्चुअली ये पूरा का पूरा एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में ट्रायंगल है, जिसके 3 कॉर्नर्स पे तीनों बॉल्स लोकेटेड हैं, ठीक है। मान लें कि इस ट्रायंगल का साइड R है, तो पहले ये बताएं इसका मीडियन कितना होगा। आसान है, आप सब लोग पढ़ रखे होंगे मैथ्स में, राइट। इक्विलैटरल ट्रायंगल की एक्चुअली प्रॉपर्टी होती है, इसका जो मीडियन होता है वही इसके बेस पे नॉर्मल होता है। तो मान लें इसका मीडियन ये है, तो मीडियन इसके बेस पे नॉर्मल भी होगा और उसको बाइसेक्ट भी करेगा। तो ये r/2 हो गया, r/2 हो गया। सारे लोग ऑलरेडी इसको पढ़ रखे होंगे, नो डाउट्स, वेरी गुड। तो मान लिया जाए ये r है, ये r/2 है, तो मीडियन आसानी से निकाल सकते हैं। तो मीडियन हो जाएगा रूट ऑफ द स्क्वायर माइनस द स्क्वायर, पाइथागोरस घुमाएंगे, राइट। तो लेट्स से मीडियन आपका d है, तो मीडियन मैं लिखूंगा अंडर रूट ऑफ r² माइनस r/2 का होल स्क्वायर। क्लियर बात, ये साइड हो जाएगी रूट ऑफ द स्क्वायर माइनस द स्क्वायर, रूट ऑफ r² माइनस r² बाय 4।
√3r²/4 r√3/2। ये मैंने मीडियन निकाल ली। क्लियर बात? अब दिमाग लगाएं। ट्राइंगल के 3 मीडियंस होते हैं और मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसी को हम बोलते हैं ट्राइंगल का सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड की एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है कि सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। ये जो सेंट्रॉइड है ये इस पूरी मीडियन को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 2:1। दैट इज ये जो साइड होगी पूरी मीडियन की 2/3 होगी, ये जो साइड होगी पूरी मीडियन की 1/3 होगी। तो मान लिया जाए ये साइड या ये साइड या ये साइड x है, x x x, तो क्या मैं x को लिखूंगा 2/3 ऑफ दिस इंटायर मीडियन, इजंट इट? ये साइड इस पूरे मीडियन का 2/3 होगी, ये साइड इस पूरे मीडियन का 1/3 होगी, बिकॉज सेंट्रॉइड हैज अ प्रॉपर्टी, इट डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 1:2। इट डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 1:2। इसलिए x बोल सकते हैं इस पूरी मीडियन का 2/3 होगा, तो 2/3 ऑफ d मतलब हो गया r√3/2। √3 भी निपटा दे तो x फाइनली आता है r/√3। व्हाट इज x हियर? r/√3। अभी पर्पस सॉल्व नहीं हुआ है, अभी ध्यान देना। अब आप सब लोग एक छोटा सा ट्राइंगल देखें, पूरा का पूरा विजुअलाइजेशन का गेम है, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, राइट? एक्चुअली यहां पे हम लोग ये जो x निकाले हैं, ये जो x निकाले, ये जो x निकाले, वो x एक्चुअली में ये है, ये x है, ये x है, ये x है। 2/3 ऑफ दिस मीडियन, दिस इज ऑल्सो 2/3 ऑफ दिस मीडियन, दिस साइड इज ऑल्सो 2/3 ऑफ दिस मीडियन। और एक्चुअली में अभी भी हम लोग देखे थे कि जो स्ट्रिंग है वो कहां से पास कर रहा है? स्ट्रिंग का जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है वही तो पास कर रहा है सेंट्रॉइड से। एक्चुअली में कैसा है, एक अपने को राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा। कैसे मिलेगा? दिमाग लगाएं। कुछ इस तरह की पिक्चर है एक्चुअली में। द पिक्चर इज समथिंग लाइक दिस। ये आपका वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, फर्स्ट बॉल, सेकंड बॉल एंड थर्ड बॉल, और ये 3 स्ट्रिंग्स हैं, पहला, दूसरा एंड तीसरा। तीनों के तीनों जो स्ट्रिंग्स हैं ये बेसिकली वर्टिकल से कितना एंगल बना रहे हैं? वर्टिकल से और वर्टिकल से कितना एंगल बना रहे हैं? 30 डिग्री। ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, इस ट्राइंगल का यहां कहीं सेंट्रॉइड है, विच डिवाइड्स दिस मीडियन इन द रेशियो 2:1। ये 2/3 ऑफ मीडियन है एंड ये 1/3 ऑफ मीडियन है। थोड़ा सा दिमाग लगाएं, ठीक है? ऐसा सोच कि दिस साइड इज 2/3 ऑफ द मीडियन, मीडियन पूरा ऐसा था, ये 2/3 और यहां कहीं 1/3 है, उसको मैंने उड़ा दिया, जरूरत नहीं है उसकी। यहां पे ये 2/3 है जो कि आपको यहां पे x दिख रहा है, x दिख रहा है, x दिख रहा है। क्लियर बात? तो ये x है 2/3 ऑफ द मीडियन। दिस इज अ वर्टिकल लाइन, दिस इज अ वर्टिकल लाइन पासिंग फ्रॉम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ऑफ ऑल द स्ट्रिंग्स एंड द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। ये वो वर्टिकल लाइन है, यहां पे आपका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, ये आपका सेंट्रॉइड है। This is your string which is making 30 degree to the vertical. Look at this. This angle is 30 degree. ध्यान समझें, ये साइड इस मीडियन के, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है उस मीडियन का 2/3 है। एक्चुअली में ये है, ये पूरा ऐसा कुछ मीडियन होता, लेकिन ये सिर्फ मीडियन का 2/3 है। दिस इज x. This is a vertical line passing from point of suspension and centroid. ये आपकी स्ट्रिंग की लेंथ है और ये लेंथ इस वर्टिकल से 30 डिग्री बना रही है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है जो अब हम लोग बनाने वाले हैं। तो दिस इज L, ये जो एंगल देख रहा है दिस इज 30 एंड दिस साइड इज x। क्लियर बात? वेरी गुड। एक्चुअली ऑफलाइन क्लासेस अगर होती तो आपको और अच्छे से क्लियर होता। अब सिंस रिकॉर्डिंग घर से चल रही है एंड हियर वी हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस, तो उन्हीं से अपने को एडजस्ट करना है, काम चलाना है, तो कोशिश करें थोड़ा सा समझने की, राइट? फिर समझें, ये साइड x है विच इज 1/3 ऑफ दिस मीडियन, ये वर्टिकल है जो कि पास कर रहा है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंट्रॉइड से, और ये आपकी स्ट्रिंग है जो कि वर्टिकल से कितना एंगल बना रही है? 30 डिग्री। ये ट्राइंगल मैंने पकड़ा है,
ये जो बेस है ये कितना दिख रहा है, x। ये जो स्ट्रिंग है वर्टिकल से कितना एंगल बना रही है, वर्टिकल 30 डिग्री, और ये वो परपेंडिकुलर है। यहां कहीं आपका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, दिस इज योर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, और यहां कहीं सेंट्रॉइड है, दिस इज सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। ऐसा है। इनके प्लेन्स अगर आप रिवर्स करते हैं तो और आसानी से समझ सकते हैं। कैसे, ध्यान देना सब लोग। जैसे बॉल्स का जो प्लेन है हॉरिजॉन्टल है, थोड़ी देर के लिए इस प्लेन को वर्टिकल मान लेते हैं। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंट्रॉइड से ज्वाइन करने वाला लाइन कैसा है, वर्टिकल। थोड़ी देर के लिए इसको हॉरिजॉन्टल मान लें। दिमाग लगाना, ट्राई टू विजुअलाइज द थिंग्स। ये जो वर्टिकल लाइन था कनेक्टिंग दिस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल, ये वर्टिकल था। थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लें टू बी हॉरिजॉन्टल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और ये रही वो स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग एक्चुअली इस वर्टिकल से 30 डिग्री बना रही है। आई होप पिक्चर बिल्कुल अब क्लियर हो चुकी है आपको। दिस इज द ट्राइंगल, दिस इज द ट्राइंगल जो मैंने यहां पे बनाया हुआ है। दिस साइड इज एक्स, दिस साइड इज एक्स। ये स्ट्रिंग की लेंथ है, ये स्ट्रिंग की लेंथ है, और ये स्ट्रिंग इस वर्टिकल से कितना बना रही है, 30 डिग्री। यहां कहीं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, ये सेंट्रॉइड है, दिस इज द वर्टिकल। अब बिल्कुल पिक्चर आपको क्लियर हो चुकी है। नाउ वी कैन इजिली रिलेट इन बिटवीन दिस आर एंड एल, दैट इज इन बिटवीन साइड ऑफ ट्राइंगल एंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। क्लियर बात? देखते हैं क्या रिलेशन आता है। जस्ट यूज sin 30 इन द रेक्टेंगल ट्राइंगल। sin 30 हो जाएगा कितना, क्लियर बात? sin 30 हो जाएगा परपेंडिकुलर एक्स डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। sin 30 होता कितना है, 1/2। क्लियर बात? तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, सो x आ गया अपना l/2। x की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दें, r कितना निकल आएगा। तो x की वैल्यू निकाल के मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, इक्वेशन अपने पास आएगी x की जगह l/2 एंड दिस शुड बी इक्वल टू r बाय, कुछ नहीं किया है, x की वैल्यू l/2 उठा के यहाँ से पुट कर दिया है। यहाँ से r कितना है निकल आएगा। दिस इज एक्चुअली द रिलेशन बिटवीन साइड ऑफ द ट्राइंगल एंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। यहाँ तक बात क्लियर है? रेसिस कैलकुलेशन, r की वैल्यू यहाँ से उठाएं, यहाँ पे पुट कर दें, चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना निकल आएगा, पुट करते हैं, देखते हैं कितना आता है। सो 1/√3 इज 1/mg 1/4πε0 एंड दिस इज q स्क्वायर √3 अपॉन r स्क्वायर का मतलब हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दें तो कितना आएगा, कुछ नहीं किया, 1/√3 एसिड है, 1/mg एसिड है, 1/4πε0 एसिड है, q स्क्वायर √3 एसिड है। बस r स्क्वायर की जगह मैंने इसको स्क्वायर करा के रख दिया, तो उसका स्क्वायर कराएंगे कितना आएगा, 3l²/4। क्लियर बात? अब चार्ज के टर्म्स एक साइड रखें, बाकी टर्म्स दूसरी साइड रखें। क्लियर बात? सो q स्क्वायर कितना हो जाएगा, बोलो यहाँ तक क्लियर है? 1/√3 1/mg 1/4πε0, 4 ऊपर चला जाएगा तो 4q स्क्वायर √3 एंड डिवाइडेड बाय 3l²। यहाँ तक क्लियर है? बाकी सारे टर्म्स इधर ले जाएं, q स्क्वायर को इधर रखें। तो q स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, √3 यहाँ से निपटा दें, ये √3 यहाँ से निपट जाएगा, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा एक्चुअली इक्वेशन। सो q स्क्वायर कैन बी डन एज mg 4/ε0 इंटू l² एंड दिस होल डिवाइडेड बाय, समझे ध्यान से क्या हुआ यहाँ पे, q स्क्वायर को हमने यहाँ पे रखा है, बाकी टर्म्स इधर ले आए। सो दिस इज mg इंटू 4πε0 इंटू l² एज यू कैन सी हियर, और डिवाइड बाय हो जाएगा 4, चाहें तो 4 उड़ा सकते हैं। सो फाइनली q कम्स आउट टू बी दिस √of mg πε0 एंड, क्लियर बात? सो 0.1 ग्राम है तो kg में उड़ा दिया, g की वैल्यू 10 सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, पाई 3.14 ε0 इन द प्रीवियस लेक्चर चर्चा हो चुकी है, राइट? 8.86 इंटू 10⁻12। l इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, सेंटी में गिवन है, मीटर में उड़ाएंगे,
20 सेंटी है, मीटर में कितना हो जाएगा, इट्स 0.2 और होल स्क्वायर। क्लियर बात। तो ये छोटा सा कैलकुलेशन जब आप सॉल्व करेंगे, फाइनली चार्ज कम्स आउट टू बी 3.3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। तो ये छोटा सा सवाल था एक्चुअली। आई होप नॉट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड। ओके, सो आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म एंड फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन द मीडियम की। अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सो तब तक पढ़ाई करते रहें, CDS बनाते रहें, काइनेमेटिक्स रिवाइज करते रहें, रेगुलरली डाउट्स पूछते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। You can like, comment, share and subscribe this video, and you can also share this video with your friends. For more videos, stay tuned, stay connected and keep studying. Thank you.